तो आज बेंड्स रूल देखने और इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। बेंड्स रूल देखिए क्या स्टेट करता है कि जब भी सेंट्रल एटम अपनी कुछ कोई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज करता है सराउंडिंग एटम के साथ बॉन्ड करने के लिए, अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सेंट्रल एटम की वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज होगी विच हैज मोर पी कैरेक्टर। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स will be bonded by the use of orbitals of central atom which have more p character। अब इसको समझने के लिए हम ये केस लेते हैं जहां पे फॉस्फोरस फ्लोरीन के साथ भी बॉन्डेड है और क्लोरीन के साथ भी बॉन्डेड है। तो ये जैसे पीएफ बॉन्ड हो गया, ये पीसीएल बॉन्ड हो गया। अब इन दोनों बॉन्ड्स में अगर मैं शेयर्ड पेयर कंपेयर करूं तो फॉस्फोरस की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में ज्यादा लाई करेगी? पीसीएल बॉन्ड के केस में। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो फॉस्फोरस से ज्यादा दूर चली जाएगी। वाइल इन द केस ऑफ क्लोरीन जो शेयर्ड पेयर होगा वो थोड़ा सा टुवर्ड्स फॉस्फोरस होगा रिलेटिवली। इस केस में बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट के पास थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इस केस में थोड़ा सा टुवर्ड्स द सेंटर एटम थी। अब देखिए सेंटर एटम की कोशिश क्या रहेगी, जो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे दूर जा रही है, जो उसके पास रह ही नहीं रही, तो उसके लिए वो ऑर्बिटल्स यूज करेगा विच आर ऑफ हायर एनर्जी, और लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल्स वो उन इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज के लिए बचा के रखेगा जो उसके खुद पास रहेंगी। तो दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is lying away from the central atom hence central atom will use orbitals of higher energy, मतलब जिनमें p कैरेक्टर ज्यादा होगा। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे उनके लिए फॉस्फोरस वो ऑर्बिटल्स यूज करेगा जिनमें की s कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। बेंड्स रूल ये स्टेट करता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है वो उन ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड करेगा ऑफ द सेंट्रल एटम जिसमें कि p कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। अब आपने जैसे ये कंपाउंड लिया PF3 PF3Cl2 जिसमें कि फॉस्फोरस फ्लोरीन के साथ भी बॉन्ड कर रहा है और क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड कर रहा है। फ्लोरीन के साथ जब वो बॉन्ड करेगा जो शेयर्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन मोर, और क्लोरीन के साथ जब वो बॉन्ड करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो फॉस्फोरस के रिलेटिवली ज्यादा पास लाई करेगी। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो फॉस्फोरस के पास रह रही है, फॉस्फोरस की कोशिश ये रहेगी उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उन ऑर्बिटल्स में अकोमोडेट किया जाए विच आर ऑफ लोअर एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास ही नहीं रह रही, दूर जा रही है, तो उनके लिए वो बिल्कुल फालतू की ऑर्बिटल्स विच आर ऑफ हायर एनर्जी वो यूज कर लेगा। तो इन दिस केस those hybridized orbitals will be used which will have greater p character। अब लेट्स से कि हमने जैसे कोई ये कंपाउंड लिया, एक सेंट्रल एटम M है जिसके पास एक लोन पेयर है, एक फ्लोरीन हो गया और एक क्लोरीन हो गया। अब मैक्सिमम p कैरेक्टर किस बॉन्ड में रहेगा? इस बॉन्ड में। अगर मैं इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखूं तो वो सेंट्रल एटम से सबसे ज्यादा दूर होगी। तो सेंट्रल एटम अपनी वो ऑर्बिटल यूज करेगा जिसकी की एनर्जी ज्यादा है, मतलब जिसमें पी कैरेक्टर ज्यादा है। एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास लाई करेगी और उसकी एनर्जी कम होगी। एस ऑर्बिटल की वैसे भी एनर्जी कम होती है, तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा ऑर्बिटल्स की एनर्जी उतनी कम होगी।
फिर अगर p कैरेक्टर देखूं, सबसे ज्यादा इस बॉन्ड में आएगा, फिर इस बॉन्ड में आएगा, और सबसे कम p कैरेक्टर किस में होगा? इस लोन पेयर वाली ऑर्बिटल में। इसमें s कैरेक्टर मैक्सिमम रहेगा। अब लोन पेयर क्या है? लोन पेयर बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मेटल के पास ही पड़े हैं, वो किसी के साथ शेयरिंग में तो नहीं जा रहे। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सोली इसी मेटल एटम को बिलोंग कर रही है, इसी सेंट्रल एटम को बिलोंग कर रही है। तो इस सेंट्रल एटम की कोशिश क्या रहेगी कि जो इलेक्ट्रॉन सोली मेरे पास हैं उनको मैं लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स में प्लेस करूं। और लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स कौन सी होती हैं? एस। तो इस ऑर्बिटल में विच विल बी हैविंग लोन पेयर, इसमें एस कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। और जिस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट बॉन्ड करेगा उन ऑर्बिटल्स में पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। अब देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी चीज नोट कर सकते हो कि लोन पेयर विल बी accommodated in the orbital having more s character। तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या आएगा। फ्लोरीन ने फास्फोरस के साथ कितने बॉन्ड्स बनाए? 3। और 2 पीसीएल बॉन्ड्स बने हैं, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए ज्योमेट्री क्या आती है? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3d होती थी और ज्योमेट्री आती थी आपकी ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ऐसा अरेंजमेंट आता था। अब ये जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये कैसे बनती है? बाय sp2 एंड pd हाइब्रिडाइजेशन। ये जो इक्वेटोरियल पोजीशंस होती हैं ये फॉर्म होती हैं बाय द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो एक्सियल पोजीशंस फॉर्म होती हैं दीज आर फॉर्म्ड बाय pd हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए किन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होगी? ये जो pd हाइब्रिडाइजेशन से बनी है, तो ये pd हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विल बी ऑफ हायर एनर्जी। तो हम फ्लोरीन्स को कहां एकोमोडेट करेंगे? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है दैट विल बी प्लेस्ड इन दोज ऑर्बिटल्स व्हिच हैव मोर p कैरेक्टर, या जिनकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो फ्लोरीन्स को आप यहां प्लेस करोगे एक्सियल पोजीशंस पे। एक्सियल पोजीशंस ऑक्यूपाई हो गई, अब बाकी के आप क्लोरीन्स को आप यहां प्लेस कर दो। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, ये नोट कर लो आप। आपके पास इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशंस है ना। इस पोजीशन और इस पोजीशन में, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में, which orbitals are of higher energy and which orbitals are of lower energy, ये बता सकते हो आप? जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बनाने में जो ऑर्बिटल्स यूज होंगी फास्फोरस की, दोज आर ऑफ लोअर एनर्जी। जो एक्सियल बॉन्ड बनाने में ऑर्बिटल्स यूज होंगी दोज विल बी ऑफ हायर एनर्जी। तो जब फास्फोरस फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करेगा या क्लोरीन के साथ बॉन्ड करेगा, फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी फ्लोरीन के केस में तो क्या होगी? बहुत ज्यादा दूर चली जाएगी फास्फोरस से, तो वो उसके पास नहीं रहेगी। तो फास्फोरस क्यों लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स उस पर खर्च करेगा? फास्फोरस की कोशिश तो ये रहेगी ना कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे ज्यादा पास है मैं उसको ऐसी एक ऑर्बिटल में डालूं जिसकी एनर्जी कम है। तो ये जैसे आपका फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लाइंग अवे फ्रॉम फास्फोरस, तो pf बॉन्ड्स विल बी प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशंस, क्योंकि एक्सियल पोजीशंस पे आपकी वो ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी ज्यादा है। अब एक्सियल पोजीशंस की एनर्जी क्यों ज्यादा है वो आप समझते हो, क्योंकि ये किससे बनी है? pd हाइब्रिडाइजेशन से, और ये किससे बनी है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन से।
sp2 और pd में आप कंपैरिजन कर सकते हो ना, ऑब्वियसली इसकी एनर्जी कम रहेगी और इसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। इसको अगर अप्रोप्रिएटली फ्रेम किया जाए तो इट शुड बी लाइक दिस। ये पी कैरेक्टर हम इसलिए ज्यादा बोल देते हैं क्योंकि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह देखते हैं तो एस और पी ऑर्बिटल्स में ही हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, डी को यूजुअली नहीं कंसिडर करते। अब जैसे इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गई ना, तो इसको मैं रिफ्रेज कर देता हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स विल बी प्लेस्ड बाय द विल बी बॉन्डेड बाय द यूज ऑफ ऑर्बिटल्स व्हिच हैव हायर एनर्जी। अब ये मत सोचो कि इसमें 66.67% पी कैरेक्टर है और इसमें 50% पी कैरेक्टर है। हाँ, पी कैरेक्टर की जगह लेस एस कैरेक्टर लिख दें तो वो और ज्यादा बेटर है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल कोहेरेंसी रहेगी। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम से दूर है तो सेंट्रल एटम उस पे क्यों ऐसे अपनी लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स वेस्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के पास रहेंगे, सेंट्रल एटम की कोशिश रहेगी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे पास है मैं उसको सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में रखूं, मतलब उसकी एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। इसीलिए लोन पेयर्स में एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। तो उससे क्या होगा कि सेंट्रल एटम की कोशिश रहेगी कि हायर एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स यूज कर ले, लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स बचा के रखे किसी और इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। एक्सियल बॉन्ड्स हाँ तनिष लंबे होते हैं, वो भी आप देख सकते हो ना, क्योंकि पी और डी की हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की लेंथ जो आएगी वो कम आएगी। हाँ, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा आपके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो एनर्जी आएगी वो कम हो जाएगी। एस ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है ना, तो एस कैरेक्टर जितना ज्यादा हो जाएगा आपकी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में उसकी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। जितनी लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स आप बॉन्डिंग में यूज करवाओगे आपका बॉन्ड भी उतना ज्यादा स्टेबल बनेगा। हाँ, पीडी की एनर्जी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि पी ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल्स ज्यादा डिफ्यूज्ड होती हैं। एस ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो ज्यादा पेनेट्रेटेड होती हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहती हैं। चलो अब इधर देखो, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती जाएगी तो पी कैरेक्टर चेंज होता जाएगा ना। तो 50% पी कैरेक्टर होगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन में। एसपी हाइब्रिडाइजेशन आपने कैसे अचीव की होगी, एक एस की ऑर्बिटल और एक पी की ऑर्बिटल ये इंटरमिक्स हुई होगी, तब जाके आपके पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनी होंगी। तो इसमें p कैरेक्टर कितना आएगा, 50% आएगा। और ड्यूरिंग sp हाइब्रिडाइजेशन जो आपका बॉन्ड एंगल आता है वो कितना होता है, इट इज 180 डिग्रीज। और अगर यही sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो दिस विल बी फॉर्म्ड बाय 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, तब जाके आपके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आएंगी। तो इसमें अगर p कैरेक्टर देखा जाए तो वो कितना आएगा, 66.7%। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्रीज। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक s की ऑर्बिटल और 3 p की ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी, इंटरमिक्स करेंगी, तब जाके आपके पास 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी। और इसमें अगर आप देखोगे तो p कैरेक्टर विल कम आउट टू बी 75%। और प्योर p ऑर्बिटल्स अगर आपने ली हैं तो p कैरेक्टर विल बी 100%। अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आइडियली बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, जो कि आपका रेगुलर टेट्राहेड्रल एंगल है। और प्योर p ऑर्बिटल्स जैसे px py pz इनमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्रीज। तो इससे आप क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हो कि जैसे जैसे मैं p कैरेक्टर बढ़ाता जाऊंगा बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा।
डिफ्यूज्ड का मतलब जो स्पेस में ज्यादा फैला हुआ है। अब जैसे एस ऑर्बिटल क्या होती हैं, ऐसे स्फेरिकल होती है न्यूक्लियस के, इनके अगर एवरेज डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो ना, तो एस ऑर्बिटल का जो एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कम आएगा, पी का थोड़ा ज्यादा आएगा, डी का थोड़ा और ज्यादा आएगा। जो पी ऑर्बिटल होती है वो थोड़ी ज्यादा डिफ्यूज्ड होती है, डी ऑर्बिटल्स थोड़ी और ज्यादा डिफ्यूज्ड होती हैं, स्पेस में और ज्यादा फैली होती हैं, एफ ऑर्बिटल सबसे ज्यादा फैली होती हैं। जो न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा वो उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा और उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा उतनी कम रहेगी। तो ये नोट कर लिया होगा सबने। अब थोड़ी एप्लीकेशंस देखते हैं बेंट्स रूल की। 90 डिग्री एंगल कैसे, प्योर पी ऑर्बिटल्स, जैसे मैंने पी एक्स ऑर्बिटल ली, पी वाई ऑर्बिटल ली और पी जेड ऑर्बिटल ली, इनमें बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, इट विल बी 90 डिग्रीज। जहां पे देखो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में यूज होंगी, जैसे ये मैंने बेरिलियम हाइड्राइड मॉलिक्यूल लिया है, ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, दिस इज द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। तो अब देखिए बॉन्ड एंगल इसमें कितना है, 180 डिग्री है ना, तो व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी तो देखा है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, इट विल बी 120 डिग्री। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो टेट्राहेड्रल एंगल आएगा एंड बॉन्ड एंगल विल बिकम 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। और अगर प्योर पी ऑर्बिटल यूज कर लोगे, जैसे प्योर पी ऑर्बिटल्स भी तो यूज होती हैं किस केस में, जैसे H2s है, इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगी। या PH3 था जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि हाइड्राइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एंड ऑनवर्ड्स, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाती, तो इनमें ऑलमोस्ट प्योर पी ऑर्बिटल्स यूज हो जाएंगी। तो एक पी ऑर्बिटल यहाँ बॉन्ड कर जाएगी, एक पी ऑर्बिटल यहाँ बॉन्ड कर जाएगी, तो इनमें जो बॉन्ड एंगल आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। तो पी कैरेक्टर के वेरी करने से आप समझ सकते हो जो बॉन्ड एंगल होगा वो चेंज होता रहेगा। तो ये नोट कर लिया होगा सबने। अब एप्लीकेशंस देखते हैं। आपने एक्स और वाई को कंपेयर करना है। एक्स और वाई नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में डिस्टेंसेस बता रहे हैं। तो एक्स और वाई में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो वैसे ही पी कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो जो ऑर्बिटल्स रहेंगी वो ज्यादा इलोंगेटेड होती हैं, होता ही नहीं होता ऐसे। और अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ऑर्बिटल्स कैसी रहती हैं, थोड़ी सी स्फेरिकल शेप्ड रहती हैं। आपने लास्ट लास्ट ईयर पढ़ा होगा ना, sp2 और sp3, पूरी क्वालिटेटिव डिस्कशन कर रहे हैं हम ये। अब जैसे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आपको कुछ ऐसी दिखेंगी, थोड़ी ज्यादा गोलू मोलू सी होती है ना। p कैरेक्टर आप बढ़ाते जाओगे डायरेक्शनल जाएगी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की, और sp3 क्या होगी, सबसे ज्यादा इलोंगेटेड होगी। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में आएगी, इसमें आएगी ना सबसे कम। और बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में आएगी, इसमें आएगी।
तो जैसे जैसे आप पी कैरेक्टर बढ़ाते जाओगे, डायरेक्शनल नेचर बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ऑर्बिटल ज्यादा पेनेट्रेटेड होती जाएंगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, बॉन्ड लेंथ भी कम होगी। तो अब देखिए एक्स और वाई को कंपेयर करते हैं। दोनों केसेस में ये लोन पेयर भी है, लोन पेयर में शो नहीं कर रहा। NH बॉन्ड और NF बॉन्ड में अगर हम कंपैरिजन करें, तो ये देखिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। तो यहां पे परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो पी कैरेक्टर अगर यहां पे ज्यादा यूज हो गया तो इस वाले बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट के केस में वो ऑर्बिटल्स यूज होंगी जिनमें परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा है, या वो ऑर्बिटल्स यूज होंगी जिनकी एनर्जी ज्यादा है। तो पी जैसे यहां पे ज्यादा यूज हो गया तो ऑब्वियसली दूसरे बॉन्ड्स बनाने में एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो इसमें परसेंटेज एस ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस। तो अगर एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा है तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये छोटा बनेगा। x will be more than y। ठीक है, रीजन आप खुद से लिख लोगे या मैं यहां पे लिख दूं? जब आपने NH और NF बॉन्ड्स को कंपेयर किया तो आपने ये देखा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो NF बॉन्ड जब बनेगा तो ये इस बॉन्ड में P कैरेक्टर इस बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यही तो बेंड्स रूल हमने अभी पढ़ा ना 5 मिनट पहले। तो इसमें अगर P कैरेक्टर ज्यादा है तो नाइट्रोजन जब बाकी के बॉन्ड्स बनाएगा किसी और एटम के साथ तो उन ऑर्बिटल्स में ऑटोमेटिकली एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि P का परसेंटेज तो कुछ यहाँ पे यूज हो गया ना ज्यादा। तो दूसरी वाली ऑर्बिटल्स में P का परसेंटेज कम हो जाएगा, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस एस कैरेक्टर अपने आप से बढ़ जाएगा। तो एस कैरेक्टर अगर इस बॉन्ड में बढ़ गया है तो आप देख सकते हो ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। NF bonds will have more P character and NN bonds will have less P character. और more S कैरेक्टर जितना होना चाहिए था उससे। More S character means shorter bond length। आप इतना तो देख सकते हो ना कि जो नाइट्रोजन्स हैं those should be sp3 hybridized। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में तो हम ये मान लेते हैं ना कि सबकी एनर्जी सेम रहती है, बट ऐसा नहीं होता है। जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं तो एस और पी कैरेक्टर जितना आपको हाइब्रिडाइजेशन से पता लगता है वो नहीं होता, उससे कम ज्यादा हो जाता है। अगर ये प्योरली sp3 हाइब्रिडाइज होता तो इस बॉन्ड में 25% एस कैरेक्टर होना चाहिए था, 75% पी कैरेक्टर होना चाहिए था। बट क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है तो इसमें पी कैरेक्टर 75% से ज्यादा हो जाएगा।
लेट्स से 78% या 80% हो गया है, तो बाकी की ऑर्बिटल्स में फिर पी कैरेक्टर अगर यहाँ ज्यादा हुआ है तो यहाँ से पी कैरेक्टर कम हो जाएगा और फिर एज अ रिजल्ट एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक, कर लिया नोट सबने? नेक्स्ट, ये थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 कंपेयर करोगे। आपके पास एक ये बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड है, सी एच बॉन्ड है और सी एफ बॉन्ड है। सी एफ बॉन्ड्स में परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, सी एच में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। है या नहीं है ये? तो एज द पी कैरेक्टर इंक्रीजेस, the bond angle decreases। तो इन दोनों बॉन्ड्स में जो थीटा 3 है, बॉन्ड एंगल सबसे कम आएगा। इन दोनों में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा आएगा, थीटा 3 फिर थीटा 2 फिर थीटा 1। बहुत सिंपल है। नहीं, लोन पेयर्स ऑफ फ्लोरीन नहीं अफेक्ट करेंगे। अगर यही क्लोरीन होता ना तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है ना, फिर उसमें स्टीरिक फैक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा। वो करेंगे ऑर्गेनिक में जाके, वो जितने जो भी एक्सेप्शंस वगैरह हैं। हो गया ये? अब ये नेक्स्ट कीजिए। तो फिर वही, आप सी एच और सी एफ बॉन्ड्स को कंपेयर कर रहे हो। आइडियली दोनों केसेस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए थी। सब में क्या होना चाहिए? 33% एस कैरेक्टर, 67% पी कैरेक्टर। बट क्या ऐसे होगा? इस केस में क्या रहेगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर पी कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, थीटा 2 कम आएगा देन थीटा 1। ठीक, तो ये बेंड्स रूल क्लियर है अब? अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड में बताओ, एस कैरेक्टर ज्यादा रहेगा या पी कैरेक्टर ज्यादा रहेगा? मल्टीपल बॉन्ड्स में एस कैरेक्टर जरूरत से ज्यादा होगा या पी कैरेक्टर ज्यादा होगा? सब एक दूसरे को देके गलत आंसर बता रहे हो। अब चेंज हो गया आंसर चैट में, सोच लो आप आराम से।
इसको समझने के बहुत तरीके हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स में एस कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब सेंट्रल एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन अ नॉर्मल बॉन्डेड पेयर। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो आपके सेंट्रल एटम की कोशिश रहेगी कि उसको लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में डाला जाए। अच्छा, आप इसको वेस्पर थ्योरी के साथ रिलेट करो। आप ये नहीं बोलते थे कि सुपर पेयर की रिपल्शन नॉर्मल बॉन्ड पेयर से ज्यादा होती है, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा। तो अब आप यही चीज बेंड्स रूल से चेक करो, बिल्कुल कोहेरेंट रहेगी। हाँ, मल्टीपल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो कम होती है, तो आप बोल सकते हो कि उनमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, बिल्कुल। हाँ, जो पाई बॉन्ड्स बनेंगे वो तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनेंगे ना। वैसे वेस्पर थ्योरी और बेंड्स रूल दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। वेस्पर जहां पे फेल होती है, फिर बेंड्स, बेंड्स इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर लॉजिकल, और हमेशा ठीक भी रहती है। बट जो वेस्पर थ्योरी ठीक चीजें प्रेडिक्ट करती है, बेंड्स रूल भी ऑब्वियसली वो तो ठीक प्रेडिक्ट करेगा ही करेगा। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, मतलब आपके सेंट्रल एटम के पास नॉर्मल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। एक सी एच बॉन्ड बना और एक डबल बॉन्ड बना है। इस कार्बन के पास इस इस बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी या इस बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी? ऑब्वियसली जो डबल बॉन्ड बना है या ट्रिपल बॉन्ड बना है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब सेंट्रल एटम की कोशिश तो यही रहेगी ना कि जो मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में प्लेस करूं। तो एस कैरेक्टर अपने आप से मल्टीपल बॉन्ड वाली ऑर्बिटल्स में ज्यादा हो जाएगा। या आप ये देखो, आप ये बोलते थे अगर मैं लेट से ये एंगल कंपेयर कर रहा हूं, थीटा 3 और थीटा 1 को कंपेयर करना है। आप ये वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे बोलते थे ना कि थीटा 3 थीटा 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि सुपर पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन नॉर्मल बॉन्ड पेयर से ज्यादा रहेगी। ऐसा आप बोलते थे। अब मैं बोल रहा हूँ आप बेंड्स रूल के बेसिस पे इसको प्रिडिक्ट करो। मैंने बोल दिया कि यहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा है, एस कैरेक्टर अगर ज्यादा हो गया तो अपने आप से बॉन्ड एंगल भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों चीजें बिल्कुल कोहेरेंट हैं। तो जो मल्टीपल बॉन्ड जो आप बोल रहे हो कि जो पाई बॉन्ड है वो तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। बाकी अगर मैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की भी बात करूं, अगर मैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की भी बात करूं, तो क्या ये तीनों ऑर्बिटल्स जो यहां यूज हुई, यहां यूज हुई और यहां यूज हुई, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए थी। क्या सब में 33% एस कैरेक्टर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा ना। किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, मतलब इन दोनों में बराबर रहेगा। इसमें 33% से ज्यादा आएगा, इसमें 33% से थोड़ा कम हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हुई तो प्योर पी आ गया तो पी ज्यादा है। नहीं नहीं, जो पाई बॉन्ड है उसको तो आप अलग कर दो ना। उस वाली पी ऑर्बिटल को आप क्यों ऐसे फैक्टर इन कर रहे हो यहाँ? आप तो सिर्फ इन तीन सिग्मा बॉन्ड्स में कंपेयर कर लो, जो कि बना है ओ के साथ, एच के साथ और इस एच के साथ। इसमें आप कंपेयर करके देखो। युवराज पूछ रहे सर sp3 में पी कैरेक्टर कैसे आया? देखो युवराज, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे अचीव करते हो? 1s और 3p की ऑर्बिटल्स के साथ, तब जाके आपको 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलती हैं। तो अगर मैं एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लेता हूं,
1/4 कंट्रीब्यूशन एस की होगी, 3/4 कंट्रीब्यूशन पी की होगी, तो अपने आप से एस कैरेक्टर 25% आ जाएगा, पी कैरेक्टर 75% आ जाएगा। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन जब भी हम डिस्कस करते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स ही तो, सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? बाय द ओवरलैप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है वो तो पाई बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगी। ये मैं विद इन द मॉलिक्यूल कंपेयर कर रहा था, विद इन दिस मॉलिक्यूल। चलो इसको और नहीं डिस्कस करेंगे, जितना ज्यादा मैं डिस्कस करूंगा उतना ज्यादा फिर आप कंफ्यूज होते रहोगे। ये आराम से सोचना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे, बट एक बार आप थॉट डाल लोगे इसमें, फिर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा, एमोनिया और पीएच3, बताइए बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होगा? दोनों में पिरामिडल स्ट्रक्चर आता है। ये तो बहुत जल्दी आंसर करना चाहिए आप लोगों को। इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा। अच्छा, इसमें बॉन्ड एंगल क्यों कम है? ड्रैगोज रूल, बस। हाँ, ये ऑलमोस्ट क्या यूज करती हैं? हाइब्रिडाइजेशन नहीं ना हो पाती यहाँ पे, ऑलमोस्ट प्योर पी ऑर्बिटल्स। ठीक। अब बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग क्या होती है? बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे क्लासिकल एग्जांपल है इसकी BF3। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बोरॉन से, वो तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, खींचने भी चाहिए, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बट होता क्या है, बोरॉन बेचारा गरीब। बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, sp2 होती है, पता है नहीं पता है? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। बोरॉन इज 2s2 2p1। बोरॉन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक ही बॉन्ड बनाएगा? नहीं, ये एक्साइट करवा लेगा इस इलेक्ट्रॉन को। तो अब होगा क्या, ये 2s और ये 2p, ये तीन ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर जाएंगी, और हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या आ जाएगी? sp2। sp2 का के लिए जो ज्योमेट्री आएगी दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। जो 2p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड जो रह गई थी, दैट स्टेज वेकेंट। बोरॉन की ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो पा रही है, जो ये खाली ऑर्बिटल पड़ी है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बोरॉन को, ताकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किसी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए। अब वो कैसे होगी? फ्लोरीन के पास बहुत सारे लोन पेयर्स पड़े होते हैं 2p ऑर्बिटल्स में। फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर्स रहते हैं, तो ये 2p ऑर्बिटल में जो लोन पेयर पड़ा है, वो इस 2p ऑर्बिटल के साथ जैसे साइडवेज ओवरलैप करना शुरू कर देगा। pp ओवरलैप होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ये बैक डोनेशन हो रही है, फ्लोरीन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, और फिर बोरॉन की गरीबी देख के, उसकी एम्प्टी 2p ऑर्बिटल देख के, अपने लोन पेयर्स बैक डोनेट कर रहा है बाय द साइडवेज ओवरलैप ऑफ दीज 2p ऑर्बिटल्स। तो सॉर्ट ऑफ पाई बॉन्ड सा बन जाएगा। अब फ्लोरीन कुछ अपने लोन पेयर्स बोरॉन की एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में डालेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला फ्लोरीन इस बोरॉन की एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में डालेगा, और कुछ ये वाला फ्लोरीन। तो तीनों फ्लोरीन
कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देंगे और बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी काफी हद तक सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये जो बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रॉम अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको हम बैक बॉन्डिंग बोल देते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं बोरॉन के ट्राई हैलाइड्स को। ये आपने किया होगा पक्का केमिकल बॉन्डिंग में भी और ग्रुप 13 में भी। BF3 है मेरे पास, BCl3 है, BBr3 है और Bi3। सबसे अच्छा लुईस एसिड कैरेक्टर बताना है कि कैसे वेरी करेगा। ट्राई कर लो। हाँ जैस्मिन, वैसे भी सोच सकते हो एमोनिया और फॉस्फीन में। स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड कौन सा होगा? Bi3, फिर BBr3, फिर BCl3, ये आएगा। हाँ BF3 लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी उसकी, लुईस एसिड कैरेक्टर लीस्ट रहेगा। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही आएगा। Bi3 बहुत कम स्टेबल होता है, BF3 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर भी, अच्छा स्टेबिलिटी ऑर्डर उल्टा रहेगा, सॉरी। BF3 इज मोस्ट स्टेबल, दिस इज लीस्ट स्टेबल। अब ऐसा क्यों हुआ है? हम BF3 और BCl3 को कंपेयर कर लेते हैं, फिर उसी लॉजिक को एक्सटेंड कर लेंगे आगे। देखो साइडवेज ओवरलैप इतना ज्यादा इफेक्टिव तो होता नहीं है, आपको भी पता है। पाई बॉन्ड वीक ही होता है ना, पाई बॉन्ड ही तो बन रहा है यहाँ पे बाय द साइडवेज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। ये एम्प्टी 2p ऑर्बिटल थी बोरॉन की, ये फिल्ड 2p ऑर्बिटल थी फ्लोरीन की। दिस इज फिल्ड 2p ऑर्बिटल and this is empty 2p orbital. साइडवेज ओवरलैप होगा। इस तरीके से बहुत अच्छा ओवरलैप हो जाएगा, इसीलिए बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। बोरॉन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी काफी हद तक सेटिस्फाई हो जाती है, इसीलिए इसको किसी और से इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए वीक सा लुईस एसिड है, बट है लुईस एसिड फिर भी। BCl3 में क्या होगा? बोरॉन की वही एम्प्टी 2p ऑर्बिटल। क्लोरीन के अब जो लोन पेयर्स हैं वो किसमें पड़े हैं? बड़ी ऑर्बिटल में पड़े हैं ना। क्या ओवरलैप उतना अच्छा हो पाएगा? थोड़ा बहुत ओवरलैप होगा, बट उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना हमने पहले अभी केस में किया है। तो यहाँ पे ओवरलैप होगा 2p और 3p ऑर्बिटल्स का, यहाँ हो रहा था 2p और 2p ऑर्बिटल्स का। दिस ओवरलैप इज नॉट दैट इफेक्टिव। तो बोरॉन की एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंच नहीं पाती, इसलिए बोरॉन को संतुष्टि मिल नहीं पाती। तो उसकी कोशिश रहती है कि कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाए। तो जब भी मॉलिक्यूल की टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, तो वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ऑब्वियसली लुईस एसिड कैरेक्टर BF3 का कम आएगा, BCl3 का
थोड़ा ज्यादा आएगा। यही अगर मैं BBr3 ले लूं तो उसमें लुईस एसिड कैरेक्टर और ज्यादा आएगा, क्योंकि उसमें जो ओवरलैप होगा वो और ज्यादा इनइफेक्टिव होगा। बैक बॉन्डिंग के लिए आपको क्या चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, यूजुअली p ऑर्बिटल, और फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए होती हैं, या एम्प्टी d ऑर्बिटल हो और फिल्ड और p ऑर्बिटल्स हो। अभी करते हैं और केसेस, ये नोट कर लो आप। 120098 ने पूछा, सर कैन वी से दैट ओवरलैप इज बेटर फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? नहीं, इसको जनरलाइज नहीं करना आपने। आप ये थोड़ा ना बोल सकते हो कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ओवरलैप बेटर कर रहा है। मैं ये बोल रहा हूं जो ऑर्बिटल सिमिलर साइज्ड हैं, छोटी ऑर्बिटल्स हमेशा इफेक्टिवली ओवरलैप करती हैं। BF3 का रेजोनेंस हाइब्रिड देखो कैसा होगा। देखो जो BF बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। आप समझते हो ना कि कुछ सॉर्ट ऑफ इनमें पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है ना। तो आप देखो BX बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में आएगी? BF3 के केस में आएगी। BCl3 के केस में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो वीक होगी, Bi3 के केस में बहुत ज्यादा वीक होगी। तो ये बहुत इजीली डिकम्पोज कर जाता है। जैसे जैसे आप हैलोजन्स बड़े लेते जाओगे, उनकी जो उनके जो लोन पेयर्स होंगे वो भी बड़ी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे। बोरॉन की तो वही 2p ऑर्बिटल है, छोटी सी। साथ वाले हैलोजन की ऑर्बिटल अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो ओवरलैप इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैलोजन से बोरॉन तक पहुंच नहीं पाएगी, बैक बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी। BX3 की बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम फॉर BF3, क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग भी सबसे ज्यादा है। वैसे भी BF बॉन्ड, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड भी देख लो ना तो BF बॉन्ड वैसे भी स्ट्रॉन्ग है। बैक बॉन्डिंग भी और ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर भी सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कर लिया सबने नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई मिथाइलमीन एंड ट्राइसिलाइलमीन, इनमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर दो, जिनको पता है कि ये इनके स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। ट्राइमिथाइलमीन और ट्राइसिलाइलमीन में कंपेयर करो, विच इज मोर बेसिक। अच्छा, दोनों का स्ट्रक्चर भी बता दो। ट्राइमिथाइलमीन का स्ट्रक्चर कैसा आएगा? हाँ नहीं, मतलब प्रॉपर ज्योमेट्री कैसी आएगी? ट्राइसिलाइलमीन की ज्योमेट्री क्या आएगी, मॉलिक्यूलर शेप क्या आएगी? ट्राइसिलाइलमीन की मॉलिक्यूलर शेप विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन में पूछ रहा था। अच्छा चलो, ट्राइमिथाइलमीन होता है ये, और ट्राइसिलाइलमीन
इज दिस, सिलेन्स होते हैं ना, SiH4, सिलिकॉन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन और सिलिकॉन क्या है, एक ही तो फैमिली को बिलोंग करते हैं, सिमिलर कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। आप देखो ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ये सिलाइल ग्रुप हो गया, दिस इज ट्राई मिथाइलअमीन, दिस इज ट्राई सिलाइलअमीन। तो अब देखिए बेसिक स्ट्रेंथ हमने कंपेयर करनी है, तो आइडियली दोनों केसेस में सेम सी आनी चाहिए, बट ये काफी ज्यादा बेसिक रहता है, ये नहीं बेसिक होता इतना। रीजन बीइंग बैक बॉन्डिंग, क्योंकि बैक बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं ना अभी हम, वही हो सकता है रीजन, और तो कुछ नहीं हो सकता ना। अब देखिए ट्राइमिथाइलअमीन का स्ट्रक्चर ये आ जाएगा, बेसिकली जैसा अमोनिया का स्ट्रक्चर वैसे ट्राइमिथाइलअमीन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए, पिरामिडल स्ट्रक्चर आ गया ये। ट्राइसिलाइलअमीन के साथ देखिए क्या होता है, जो लोन पेयर है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में पड़ा रहता है। क्यों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा? क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है। सिलिकॉन हैज एम्प्टी 3D ऑर्बिटल्स, होता है ना सिलिकॉन के पास, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के पास 3D ऑर्बिटल्स पड़ी रहती हैं, तो ये चाह कभी भी अपनी ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं। खाली ऑर्बिटल्स की इनके पास कमी नहीं होती। ये जो नाइट्रोजन है, this becomes sp2 hybridized, lone pair comes in unhybridized 2p orbital, ताकि बैक बॉन्डिंग हो पाए। ये 2p ऑर्बिटल सिलिकॉन की एम्प्टी 3D ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर पाए। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा, इट विल गेट डीलोकलाइज्ड ओवर द एम्प्टी 3D ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन, जिसके कारण नाइट्रोजन और सिलिकॉन का बॉन्ड स्ट्रेंथन हो जाएगा। ये लोन पेयर की डीलोकलाइजेशन के कारण ये लोन पेयर अब डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। अनलाइक दिस लोन पेयर इन द केस ऑफ ट्राइमिथाइलअमीन, ये लोन पेयर है, ये किसी के साथ कहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये आराम से किसी और मॉलिक्यूल को डोनेट किया जा सकता है। तो ये जो लोन पेयर है इसकी बेसिसिटी ज्यादा रहेगी। अब ये जो लोन पेयर है ये ऐसे सिलिकॉन की एम्प्टी 3D ऑर्बिटल्स में जब डीलोकलाइज हो जाएगा तो ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम आएगी। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन गेट्स, ये बैक बॉन्डिंग ही तो है। नाइट्रोजन और सिलिकॉन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और अपने लोन पेयर को बैक डोनेट कर रहा है बाय द साइडवेज ओवरलैप ऑफ 2p एंड 3D ऑर्बिटल। तो बाय द ओवरलैप ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3D ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन। ओके ये तो सिर्फ मैंने एक सिलिकॉन की एम्प्टी 3D ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप दिखाया है, ऐसे इस सिलिकॉन के साथ भी होगा, इस सिलिकॉन के साथ भी होगा। क्या ये बैक बॉन्डिंग कार्बन के केस में हो सकती थी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। कार्बन बेचारा सेकंड पीरियड एलिमेंट, इनके पास वही 2s और 2p ऑर्बिटल्स होती हैं, 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, और चारों ऑर्बिटल्स यूज हो जाएंगी, कोई एम्प्टी 2p ऑर्बिटल नहीं होगी, 2D ऑर्बिटल वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस केस में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है।
और इस केस में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सिलिकॉन की Mt3d ऑर्बिटल में डाल रहा है, नाइट्रोजन भी डीलोकलाइज हो गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। अब ये क्योंकि नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, इट विल बी प्लेनर, और इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इट विल बी पिरामिडल। नोट कर लीजिए ये वैसे कार्बन फैमिली में पढ़ा होगा या केमिकल बॉन्डिंग में, ये एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, आया रहता है। हो गया। अब देखिए जो बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर है वो ये आएगा, 2p पाई p 2p पाई बॉन्ड हमेशा ज्यादा अच्छा होता है, फिर 2p पाई 3d पाई, फिर 2p पाई 3p पाई, और 3p पाई 3p पाई सबसे बेकार होता है। ये ऑर्डर आपने याद रखना है, बैक बॉन्डिंग का भी ऑर्डर यही है, इन जनरल पाई बॉन्ड का ऑर्डर यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है। देखो 2p ऑर्बिटल के साथ 3d ऑर्बिटल ज्यादा इफेक्टिवली ओवरलैप करती हैं देन 3p ऑर्बिटल्स। अब इसका रीजन क्या है, देखिए जो 2p ऑर्बिटल्स हैं दोनों के केस में सेम है, ये बना ली। 3d ऑर्बिटल्स की जो लोब्स होती हैं वो एक एंगल पे होती है ना, तो ओवरलैप ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। वही 2p और 3p का जो ओवरलैप रहेगा वो बहुत इनइफेक्टिव सा होता है। और 3p और 3p का तो बहुत ही खराब होता है। डन। अब बॉन्ड एंगल कंपेयर करो इन तीनों में। तो तीनों का देखो जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी बेंट। किसी केस में बैक बॉन्डिंग हो पाएगी, Cl2O में बैक बॉन्डिंग हो पाएगी। रीजन बीइंग, ये देखिए क्लोरीन के पास Mt3d ऑर्बिटल्स हैं, ऑक्सीजन के पास फिल्ड 2p ऑर्बिटल्स हैं, तो इनमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग के कारण यहाँ पे देखिए जैसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो रिपल्शन ज्यादा होंगी, तो बॉन्ड एंगल इस केस में तो सबसे ज्यादा आने वाला है। तो Cl2O के केस में ये आपके क्लोरीन के पास Mt3d ऑर्बिटल थी, ऑक्सीजन के पास फिल्ड 2p ऑर्बिटल्स थी, इनमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी which will result in double bond character। तो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स बिजी हो जाएंगे ना,
लोन पेयर रिपल्शंस कम हो जाएंगी, और इनफैक्ट अब बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगी, तो बॉन्ड एंगल अपने आप से ज्यादा हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग से डायरेक्टली नहीं एंगल इंक्रीज हो रहा, बैक बॉन्डिंग से देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहे हैं, इनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ओसीएल में, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो जैसे बॉन्ड पेयर्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, रिपल्शन ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, और लोन पेयर्स क्योंकि बिजी हो गए तो लोन पेयर रिपल्शन भी कम हो गई, तो Cl2O में मैक्सिमम है। अब वाटर और OF2 में इनमें तो कोई बैक बॉन्डिंग हो नहीं सकती, या हो सकती है, आप खुद सोच लो, हो ही नहीं सकती ना, किसी के पास कोई खाली ऑर्बिटल पड़ी हो तब तो इलेक्ट्रॉन्स ले। तो अब इसमें सीधा सीधा अपना लॉजिक लगा लो जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ले जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन से दूर, सेंटर से दूर चली जाएगी, तो रिपल्शन कम हो जाएगी, बॉन्ड एंगल इसमें कम आएगा। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के ज्यादा पास होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो इस केस में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, देन H2O, देन OF2, या बेंट्स रूल के बेसिस पे देख लो, चलो पढ़ा है इसी बहाने उसकी एप्लीकेशन भी काम में आ जाएगी। OH और OF बॉन्ड में आप P कैरेक्टर कंपेयर करो, OH और OF बॉन्ड में अगर आप P कैरेक्टर कंपेयर करते हो तो OF बॉन्ड में परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा होगा ना, तो अगर P कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल अपने आप से कम होगा। तो वो तो OF2 के केस में भी लोन पेयर रिपल्शंस रहेंगी, सिर्फ H2O के केस में लोन पेयर रिपल्शन थोड़ा ना रहेंगी, वो तो OF2 के केस में भी रहेंगी, बाकी सारी चीजें तो आइडेंटिकल है ना, हमने सिर्फ दो जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो चेंज किए हैं। ये नोट कर लिया सारा, बढ़ सकते हैं आगे। अब ये इसका रीजन बताइए। वही, बिल्कुल वही। BF3 क्या है आपका? लुईस एसिड होता है ना ये लुईस एसिड क्यों है? क्योंकि बोरॉन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्लोरीन कोशिश तो बहुत करता है, बैक बॉन्डिंग कर करके कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, पर बट बोरॉन को संतुष्टि नहीं होती, पूरे तरीके से उसकी ऑक्टेट फिर नहीं कंप्लीट हो पाती, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब कौन देगा? आपके पास डाइमिथाइल ईथर है और ट्राइसिलाइल ईथर है, ये डाइमिथाइल ईथर हो गया और ये ट्राइसिलाइल ईथर हो गया, CH3 की जगह SiH3। ये बिल्कुल वही तो केस हो गया जो अभी हमने किया है, बस ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन था, तो डाइमिथाइल ईथर, तो ये लुईस बेस का काम कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है यहाँ पे, ये कहीं पे भी डीलोकलाइज नहीं हो रहे, तो ये ऐसे एडक्ट फॉर्म कर लेते हैं BF3 के साथ। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा, ये एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, बोरॉन की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए बना है क्योंकि ऑक्सीजन ने ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं।
बट ये चीज यहाँ नहीं हो पाती, ये डाइसिलाइल ईथर नहीं ये चीज कर पाता। सेम वही रीजन कि जब ऑक्सीजन और सिलिकॉन में बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन के पास बिल्कुल लोन पेयर्स पड़े होंगे, फिल्ड 2p ऑर्बिटल्स होंगी, सिलिकॉन के पास एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स हैं, तो इन दोनों में साइडवेज ओवरलैप होना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन के लोन पेयर्स विल गेट डीलोकलाइज्ड ऑन द एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन, तो डोनेशन के लिए इतना इजीली अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अगर ये बहुत ही पुअर लुईस बेस हो गया तो ये BF3 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या रिएक्ट नहीं करेगा, एडक्ट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब आर्सेनस एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं इनके? एक लोन पेयर भी होगा, थोड़ा गलत बनाया है मैंने, मतलब दिस शुड बी पिरामिडल। लोन पेयर नहीं शो कर रहा हूँ। H3PO3 का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए ना, ऐसा होता है ना? H3PO3 क्या होता है? ट्राई बेसिक होता है। H3PO3 इज डायबेसिक एसिड, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये आप लोग ये वाली स्लाइड नोट कर लो। ये नोट कर लिया हमने। चलिए, अब ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है इसका, मतलब अगर कभी ऐसा बनता है तो दिस रीअरेंजेस टू दिस स्ट्रक्चर। Orthophosphoric acid, which is H3PO4, that is a tribasic acid. H3PO3, which is phosphorus acid, is a dibasic acid. और जो आपका hypophosphorus acid होता है, which is H3PO2, that is a monobasic acid. तो बहुत जगह यूज भी होता है। तो देखिए जैसे ये H3PO3 हम बनाएंगे बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3, तो ये आपका PCl3 होता है। जब हम ऑर्गेनिक पढ़ लेंगे ना दोबारा से ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा सा आइडिया ले लो। वाटर एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देता है, Cl निकल जाएगा, इसकी जगह OH आ जाएगा, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे आए, 3 क्लोराइड ऐसे निकल जाएंगे, HCl बन जाएगा और आपके पास H3PO3 बनेगा प्लस HCl। तो आप देखो फॉस्फोरस के पास 3 OH ग्रुप्स आ गए। अब जैसे ही ये स्ट्रक्चर बना, ये रीअरेंज कर जाएगा टू गिव यू दिस स्ट्रक्चर। अब ऐसा क्यों होता है? रीजन वही है जो हम पढ़ रहे हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ PCl3 हम करेंगे और ऑर्गेनिक वगैरह में हम मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, किस तरीके से होती है।
तो चीजें अपने आप से आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें होगा क्या, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, फास्फोरस के पास एम्प्टी 3D ऑर्बिटल्स होती हैं, तो बैक बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर फास्फोरस की एम्प्टी 3D ऑर्बिटल में डाल देता है। अब ऑक्सीजन एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो क्या पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा? नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो H पॉजिटिव रिलीज करवा देगा, इस OH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा और H पॉजिटिव रिलीज होगा। वो H पॉजिटिव जो है वो कहां पे जाएगा, वो देखेगा कि फास्फोरस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैं इस पे चला जाता हूँ, और बेसिकली ये आपका प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया है। H पॉजिटिव यहां से उठ के यहां चला गया। H पॉजिटिव क्या होता है, प्रोटॉन होता है ना, तो इसको हम प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक में ऐसे मैकेनिज्म्स बहुत ज्यादा आएंगे। H यहाँ आ जाएगा और ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है H3PO3 का। बेसिकली ये रीअरेंजमेंट की जो ड्राइविंग फोर्स रहती है वो P डबल बॉन्ड O की बॉन्ड स्ट्रेंथ है। P डबल बॉन्ड O बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन ये हम ऑर्गेनिक में भी करेंगे आगे जाके। हम PCl5 वगैरह यूज करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि दो क्लोरीन बहुत इजीली निकल के POCl3 बन जाता है। उसमें भी ड्राइविंग फोर्स ये P डबल बॉन्ड O ही रहेगी। दोबारा से सुनिए, ऑक्सीजन ने अपने फिल्ड 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस की एम्प्टी 3D ऑर्बिटल्स में डालने स्टार्ट किए। तो आप इसका ये स्ट्रक्चर शो कर सकते हो, ये जैसे सॉर्ट ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन क्या करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करवा देगा। H पॉजिटिव जैसे ही रिलीज हुआ, वो देखेगा फास्फोरस पे बहुत ज्यादा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी पड़ी है, तो उधर शिफ्ट कर जाएगा और आपका जो H3PO3 का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब आउट ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स अगर आप बॉन्ड एनर्जीज के बेसिस पे आप कंपेयर करो स्टेबिलिटी, तो दिस स्ट्रक्चर which is on the right hand side, this comes out to be more stable. एसिड्स के नाम लिख दूं, H3PO2 इज हाइपोफॉस्फोरस। ये वैसे अभी हम ग्रुप 15 में पढ़ेंगे सारे। H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये अचीव कैसे हुआ है रीअरेंजमेंट, बाय द बैक बॉन्डिंग ऑफ 3D एंड 2p। दिस इज मोनोबेसिक, डाइबेसिक, दिस इज ट्राइबेसिक।
सब कर लिया नोट? डन। हाँ, बैक बॉन्डिंग वैसे पार्शियल होती है, बट इस केस में कंप्लीट इसलिए हो जाती है क्योंकि पी डबल बॉन्ड वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। जैसे ऑक्सीजन थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है तो फास्फोरस बहुत ज्यादा लेनी शुरू कर देता है उससे। तो ऑक्सीजन को लगता है कि मैं डबल बॉन्ड ही फास्फोरस के साथ बना लूं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एच पॉजिटिव को रिलीज कर देता है। एच पॉजिटिव देखता है कि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन ने तो मेरे से ले ली है, मैं कहीं और शिफ्ट कर जाता हूँ। अब वो कहाँ शिफ्ट करेगा? फास्फोरस के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहते हैं ना, तो एच पॉजिटिव वहां शिफ्ट कर जाएगा। देखो H3PO3 का स्ट्रक्चर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। स्ट्रक्चर वो मॉलिक्यूल उस स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जहां पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आएंगी। हाँ, वो भी अभी आ रहा हूं। पहले इतना आपने नोट कर लिया, फिर मैं इसके साथ कंपैरिजन करना था। इतना हो गया। PCl3 और वाटर का रिएक्शन नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। देखते हैं अगर अभी टाइम मिलता है तो। अभी उसमें एग्जांपल है PCl3 प्लस वाटर में, वाटर की। ऐसे PCl5 प्लस वाटर की भी है। इतना हो गया है ना? हाँ, तो मैंने इस स्लाइड पे आर्सेनस एसिड और फास्फोरस एसिड को इसलिए कंपेयर करना था, आपको ये बताना था कि इसमें ऐसा रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, बट इसमें ऐसे रीअरेंजमेंट हो जाता है। H3PO3 एग्जिस्ट एज दिस, वाइल आर्सेनस एसिड इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कोई रीजन बताएगा इसका? दिखना चाहिए रीजन आपको खुद से। बिल्कुल। इसमें वो बैक बॉन्डिंग ही नहीं हो पाएगी। देखो, यहाँ पे अगर आप बैक बॉन्डिंग करवाने की कोशिश करते हो, आर्सेनिक के पास एम्प्टी 4D ऑर्बिटल्स हैं, तो 2p और 4D का जो ओवरलैप होगा वो बहुत ज्यादा पुअर होगा। पुअर ओवरलैप होने के कारण आर्सेनिक की जो कोशिश रहेगी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की, वो बहुत ही ज्यादा बेकार होगी। डबल बॉन्ड कभी आर्सेनिक बना ही नहीं पाएगा। बेसिकली जैसे जो आप पाई बॉन्ड बनाओगे, उसमें कौन कौन सी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं? 2p और 4d। तो बहुत ही जो ओवरलैप आएगा दैट विल बी हाईली इनइफेक्टिव। तो डबल बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा या बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी। पाई बॉन्ड्स इन जनरल, पाई बॉन्ड्स बनते ही साइडवेज ओवरलैप से हैं। साइडवेज ओवरलैप इनइफेक्टिव होता है, तो छोटी ऑर्बिटल्स ही इफेक्टिवली ओवरलैप करती हैं, बड़ी ऑर्बिटल्स साइडवेज इफेक्टिवली ओवरलैप कर ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो ये रीजन आप लिख सकते हो। आगे करते हैं। लुईस कैरेक्टर, ये तो हम कर चुके हैं वैसे। BF3 का लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे कम, फिर BCl3 का, फिर BI3 का। जल्दी से नीचे वाला भी गलत बता दो।
रिवर्स ऑर्डर। रीजन, रीजन भी बता दो। देखो बैक बॉन्डिंग इसमें भी होती है, ऐसा नहीं है कि इस वाले केस में बैक बॉन्डिंग नहीं होती। इसमें जो आपकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑर्बिटल थी बोरॉन ट्राइहलाइड्स के केस में, दैट वाज Mt2p ऑफ बोरॉन, और डोनर डोनर तो दोनों केस में सेम ही है ना, वो तो p ऑर्बिटल्स ऑफ हैलोजेंस, filled p orbitals of halogens। अब इस केस में क्या हो गया है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन्स किस में आएंगे, एम्प्टी 3d ऑर्बिटल। तो ओवरलैप इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना बोरॉन के केस में होगा। इसमें बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है, तो बैक बॉन्डिंग डोमिनेटिंग रोल प्ले करती है। इस वाले केस में भी बैक बॉन्डिंग होती है, बट वो इतना डोमिनेटिंग रोल प्ले नहीं करती। मेनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे एसिडिक स्ट्रेंथ आप डिटरमिन करोगे। ओके अब जैसे फ्लोरीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, लोन पेयर्स को भी देगा, बैक डोनेट करेगा, बट बैक डोनेशन इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा इस केस में जितना कि बोरॉन ट्राइहलाइड्स के केस में था। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपली आप देख लोगे सिलिकॉन विल बी more electron deficient since it has been attached with most electronegative atoms। तो सिलिकॉन बेचारा बहुत ज्यादा गरीब होगा, बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, तो दिस विल बी मोस्ट एसिडिक। लुईस एसिड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ट्रेंड उल्टा आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, याद रखना। SiF4 में बैक बॉन्डिंग होती, मैं ये नहीं बोल रहा कि बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, बैक बॉन्डिंग होती है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे एक ज्यादा डोमिनेटिंग रोल प्ले करती है। अब ऐसा है ना, जब तक आपने बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ा हुआ था तब तक तो आप सिंपली क्या देखते थे कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो बोरॉन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, बोरॉन पे सबसे ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो इसको सबसे ज्यादा अच्छा लोइस एसिड होना चाहिए था। बट फ्लोरीन बैक डोनेट भी तो करता है बहुत ज्यादा। बोरॉन की Mt2p ऑर्बिटल होती है, फ्लोरीन की फिल्ड 2p ऑर्बिटल्स होती हैं, दोनों में साइडवेज ओवरलैप होता है, बैक बॉन्डिंग इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर नहीं करती फिर। बट SiF4 में बैक बॉन्डिंग उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देती। कर लिया है ये नोट?
करें एक लास्ट क्वेश्चन, एसिडिक नेचर कंपेयर कर दो दोनों की। बस ये लास्ट क्वेश्चन, फिर आप लोग अपना एंजॉय कर सकते हैं। वन विल बी मोर एसिडिक। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। देखिए, आपको पता है स्ट्रॉन्गर एसिड वो है जो कि एक ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाता है। A stronger acid is the one which will form a stable conjugate base. Stable anion या weaker conjugate base. प्लस आई नहीं होता हैलोजेंस का, माइनस आई होता है। तो फिनॉल जो है ये इस तरीके से आयनाइज करेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस ये आएगा। अब ये जो फिनोलेट आयन है या जिसको फिनॉक्साइड आयन भी कहा जाता है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अगर मैं फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊं, क्या आएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबको बनाने आने चाहिए, ऑर्गेनिक में ये यूज होंगे। ये होगा ना कि नेगेटिव चार्ज पहले तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, फिर उसके बाद पैरा पोजीशन पे जाएगा और फिर दोबारा से ऑर्थो पे जाएगा। तो ऐसे नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन हो जाएगी, जिसके कारण फिनॉल जो होता है वो रिलेटिवली एक अच्छा एसिड है, मतलब ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड से वाटर से ज्यादा एसिडिक रहता है। तो अगर देखिए आपकी पैरा पोजीशन पे Cl लगा हुआ है, this negative charge can get delocalized over the empty 3D orbitals of chlorine. बट क्या ये चीज फ्लोरो के साथ हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या फ्लोरीन के पास एम्प्टी 2D ऑर्बिटल्स हैं या एम्प्टी 3D ऑर्बिटल्स हैं? नहीं है। तो इसलिए इस केस में जो एनायन बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल। तो जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। किसी को नहीं पता लगा तो कोई बात नहीं है, ऑर्गेनिक में देखेंगे फिर। क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो बाय वर्च्यू ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम कंपेयर करें तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन को नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज करना चाहिए। बट क्लोरीन अलोंग विद इट्स माइनस आई इफेक्ट, it can also accommodate this electron density in its empty 3D orbitals. होगा या नहीं होगा ये? अब जैसे ये वाला जो कार्बन है which is bearing the negative charge, और भी बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके पास। तो ये चाहता है कोई ले ले इससे। क्लोरीन के पास एम्प्टी 3D ऑर्बिटल है, अकोमोडेट कर लेगा वो। क्या ये चीज फ्लोरीन कर सकता है? नहीं कर सकता।
ठीक है, इसलिए आपका नेगेटिव चार्ज क्लोरीन की Mt3d ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइज हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। एनायन अगर आपका ज्यादा स्टेबल हो गया, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो गया, तो आपका एसिड ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है।